नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। सड़क पर चक्का जाम करने वाले ये लोग बेहद गुस्से में हैं। एक बच्ची की मौत से ये लोग इस कदर आहत हैं कि इस जाम की वजह से लोगों को हो रही परेशानी समझने को तैयार नहीं। हाईवे के पास ही गांव की महिलाएं जार जार हो रही है। ये तस्वीरें अलवर जिले के बड़ौदा मेव थाना इलाके के शीतल गांव के पास की है। यहाँ 10 साल की मुस्कान हाईवे किनारे खेल रही थी, तभी एक तेज रफ्तार डंपर ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची को डंपर के नीचे आता देख डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुस्कान की मौत की खबर जैसे ही गांव वालों को पता चली, उनका गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने हाईवे पर जाम लगा दिया। घंटे भर तक सड़क पर यूं ही बवाल होता रहा। बाद में प्रशासन की टीम ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। रोड क्रॉस करते हुए साइड में चल रही थी जी। डंपर वाला बहुत स्पीड में आया हुआ, ओवरलोड गाड़ी थी, तो बच्ची थी, एक लड़का था इस साथ में, तो बच्ची तुरंत एक्सपायर हो गई। तो डंपर वाले बहुत तेज गति में डंपर आ रहा था और बच्चा जो दूसरा लड़का था उसकी एक पास टूट चुकी है और उसकी बांडी टूट चुकी है। एकदम से आई थी, बाइक इधर से उधर से आ रहा था। अच्छा, फिर वो टक्कर हो गई इससे। फिर क्या हुआ? टक्कर होने मुझे पता नहीं क्या हुआ, भागे क्यों? पिटने की वजह से। धू धू कर जल रहे इस ट्रैक्टर की तस्वीर झालावाड़ जिले के असनावर थाना इलाके के जूनाखेड़ा गांव से आई है। जिस ट्रैक्टर में आग लगी है उस ट्रैक्टर में पराली लदी हुई थी, जिसकी वजह से इस आग ने चंद मिनटों में विकराल रूप अख्तियार कर लिया था। बताया जा रहा है कि पराली लेकर खेत से ये ट्रैक्टर जूनाखेड़ा गांव की ओर आ रहा था, लेकिन गांव के अंदर पहुंचते ही ट्रैक्टर ट्रॉली बिजली के तार से छू गई, जिससे हुई स्पार्किंग की वजह से चिंगारी निकली और ट्रैक्टर में आग लग गई। ट्रैक्टर में लगी आग देखकर ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई और वो ट्रैक्टर को गांव से बाहर निकाल ले गया और फिर खुद उससे दूर हट गया। गांव से बाहर निकलते निकलते ट्रैक्टर में लगी आग और ज्यादा तेज हो चुकी थी और कुछ ही देर में ट्रैक्टर में रखी पराली के साथ साथ ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों जलकर खाक हो गए। गनीमत ये रही कि ट्रैक्टर ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से इस आग से किसी को कोई चोट नहीं आई। हालांकि पराली और ट्रैक्टर दोनों आग की भेंट चढ़ गए। पुलिस गिरफ्त में सफेद कपड़ों से मुंह ढककर बैठे ये 8 लोग अपने जिस काले कारनामे को छिपाने की कोशिश में थे, भीलवाड़ा पुलिस ने उन्हीं काले कारनामों का भंडाफोड़ कर दिया है। ये 8 आरोपी पूरे प्रदेश में घूम घूम कर चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। कई जिलों की पुलिस इनकी तलाश में थी, लेकिन ये किसी के हाथ नहीं आ रहे थे। लेकिन इस बार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज की टीम ने जाल बिछाकर इन सभी को दबोच लिया। साथ ही इनके पास से लूट का माल भी बरामद कर लिया। पुलिस ने इनके पास से जो माल बरामद किया है उसमें सोने के आभूषण, एक ट्रैक्टर और 3 मोटरसाइकिल शामिल हैं। भीलवाड़ा जिले में कई इस तरह की वारदातें हुई हैं पिछले साल भर में, और उसी को मद्देनजर रखते हुए कि घटनाएं गंभीर हैं और इस तरह की वारदातों पे अंकुश लगाना चाहिए, जरूरी भी है। इस गैंग के 8 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है और इन 8 लड़कों से पिछले साल भर में भीलवाड़ा जिले में हुई तकरीबन 1 दर्जन से अधिक वारदातों का खुलासा हुआ है और जिसमें रिकवरी भी अधिकतर मामलों में कर ली गई है। सवाई माधोपुर में भी इन दिनों शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रीको एरिया में बने विनीत मसाले और जयंती उद्योग पर छापेमारी की गई। उप जिला कलेक्टर कपिल शर्मा के नेतृत्व में की गई इस छापेमारी के दौरान बड़ी तादाद में मिलावटी मसालों का जखीरा बरामद हुआ, जो जयंती उद्योग के कारखाने में बनाया जा रहा था। बताया गया है कि पिछले कई दिनों से जयंती उद्योग के मसालों में गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी और इसी शिकायत पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जयंती उद्योग पर छापेमारी की गई।
यहाँ से छापेमारी के दौरान भारी तादाद में मिलावटी मसाले भी जब्त किए गए हैं। ये युद्ध अभियान के तहत आज जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमने सवाई माधोपुर में खैरदा इंडस्ट्रियल एरिया में विनीत उद्योग जयंत मसाला उद्योग में कार्रवाई की है। यहाँ पे जो इनकी निर्माण इकाई थी, यहाँ पे हमें खुला हुआ धनिया मिला और जो कि उसमें हमें संभावना है कि इसमें कलर या कुछ अतिरिक्त चीज़ें मिलाई जा रही है। उसका सैंपल बढ़ लिया है और जो भी इनका सामान है उसको सीज कर दिया गया और जो भी आगे रिपोर्ट आएगी उस अनुसार कार्रवाई की। पुलिस की गिरफ्त में 2 लाख के पटाखों के साथ बैठा ये शख्स प्रतिबंध के बावजूद पटाखे बेचकर लाखों बनाने की फिराक में था। पुलिस को जैसे ही खबर मिली कि रामगढ़ थाना इलाके में प्रतिबंध के बावजूद एक शख्स पटाखा बेच रहा है, एसपी तेजस्विनी गौतम ने अपनी रामगढ़ थाने की पुलिस को अलर्ट भेज दिया और इस अलर्ट पर रामगढ़ थाना की पुलिस ने मालपुर गांव की तलाशी के लिए निकल पड़ी। पुलिस की इस टीम को मालपुर गांव में थोड़े बहुत तलाशी के बाद ये शख्स मिल गया, जिसके पास पटाखों का जखीरा था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और पटाखे जब्त कर थाने ले आए। अब इसके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना और प्रदूषण की वजह से प्रदेश सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा रखा है। और जिला पुलिस अधीक्षक अलवर महोदय के निर्देशानुसार पटाखों और अवैध आतिशबाजियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए रामगढ़ थाना क्षेत्र में मालपुर 2 लाख रुपए मूल्य के पटाखों के साथ गिरफ्तार किया गया। कोटा में पहली बार एसीबी की ओर से एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसपी ऑफिस में हुए इस जन संवाद कार्यक्रम के दौरान एसीबी ने लोगों से ना रिश्वत देने और ना रिश्वत किसी को लेने देने की अपील की। इस जन संवाद कार्यक्रम में कोटा के व्यापारियों ने कहा कि अक्सर उनसे रिश्वत की मांग की जाती है, रिश्वत ना देने पर उनका कोई काम नहीं होता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि व्यापारी को दबाना किसी भी सरकारी महकमे के लिए बेहद आसान होता है, लिहाजा वो खुलकर इस पर बात नहीं कर पाते। व्यापारियों की इस शिकायत पर एसपी अनिल बेनीवाल ने कहा कि डरने की बजाय उनके पास आएं ताकि भ्रष्टाचारियों को डर लगे। भ्रष्टाचारी डरेंगे तभी पूरे समाज में मैसेज जाएगा। एसपी ने ये भी कहा कि हम ये क्यों सोचें कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में ही पैदा हों, क्यों ना खुद हम वैसा जज्बा पैदा करें। सरकारी महकमे में ये मैसेज देंगे कि सब हम जागरूक हो गए, अब अधिकारी कर्मचारी कोई भी पैसे मांगने से पहले 10 बार सोचेगा। ये आज हम यहाँ से प्रेरणा लेके जा रहे हैं व्यापार मतलब एंटी करप्शन ब्यूरो की और व्यापार महासंघ की मीटिंग। सरकार की तरफ से ये क्लियर कट निर्देश है कि हर महकमे के लोगों से बात की जाए, हर तबके के लोगों से बात की जाए, व्यापारी संघ से बात की जाए कि उनको करप्शन के इश्यू को लेकर क्या क्या दिक्कतें आती हैं, किस किस तरीके से वो लोग इस चीज़ से परेशान हैं और आपस में एक संवाद स्थापित करके इस चीज़ का निस्तारण किया जाए। उसी के पहले तो आज ये संवाद यहाँ पे कोटा में किया गया था, जिसमें अलग अलग संगठनों के लोगों से आज हमने बातचीत की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा और सवाई माधोपुर जिले की महत्वाकांक्षी ईस्ट रदा बांध पेयजल आपूर्ति परियोजना को पूरा करने के लिए इसकी बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने साल 2019-20 के बजट में दौसा और सवाई माधोपुर जिले के 5 कस्बों और 1244 गाँवों को पेयजल आपूर्ति के लिए 3159 करोड़ रुपए की परियोजना घोषित की थी। मूल परियोजना में स्थानीय जल स्रोत को मिलाकर यहां के लोगों को 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर पेयजल आपूर्ति की बात कही गई थी, लेकिन बाद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति की योजना को बढ़ाकर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया गया। साथ ही इस योजना में 12 गाँवों और 1 कस्बे को भी शामिल किया गया। ऐसा करने से ईस्ट रदा बांध पेयजल आपूर्ति परियोजना की मूल लागत में 899.12 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई। सीएम गहलोत ने इस बढ़ी हुई लागत को वित्तीय मंजूरी दे दी है ताकि ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जल्द पूरा हो सके। प्रदेश में निकायों की ओर से आवाप्त जमीनों के मामले में सरकार ने विकसित भूमि के आवंटन में रियायत देने का फैसला किया है। इसके लिए जो प्रावधान जोड़े गए हैं उससे अब निकायों की ओर से अवाप्त की गई जमीनों के बदले भू मालिकों को 15% विकसित भूमि की जगह 15% मिश्रित भूमि या 20% आवासीय और 5% कॉमर्शियल जमीन मिल सकेगी। इस मामले में यूडीएच ने सभी नगरीय निकायों के लिए बुधवार को ही आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि नगरीय निकाय के आवेदन पर राज्य सरकार की अनुमति से 15% आवासीय विकसित भूमि की जगह पर 15% मिश्रित उपयोग की भूमि अथवा 20% आवासीय और 5% कॉमर्शियल उपयोग की जमीन आवंटित की जा सकेगी।
अजमेर के जेएलएन अस्पताल में लाइन में खड़े हुए ये रेजिडेंट डॉक्टर्स उन तीमारदारों की वजह से नाराज हैं जिन्होंने इनके साथ बदसलूकी की थी और हंगामा किया था। इन डॉक्टरों का कहना है कि जेएलएन अस्पताल में 22 अक्टूबर को एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उस मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल में भारी हंगामा किया था और उस दौरान कई जूनियर डॉक्टरों के साथ बदसलूकी भी की थी। तीमारदारों की इस करतूत के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसी वजह से इन डॉक्टरों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और एक बार फिर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग दोहराई। हमारी महिला चिकित्सा कर्मियों के साथ श्री प्रभात भटनागर के परिजनों द्वारा मारपीट की गई, गाली गलौज की गई एवं राजकार्य में बाधा पहुंचाई गई। हम चिकित्सकों ने अपने धर्म निभाते हुए हम पिछले 30 दिनों से उनकी सेवा कर रहे थे, लेकिन फिर भी यदि कुछ होनी अनहोनी मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके लिए सिर्फ चिकित्सक कैसे जिम्मेदार हो सकता है। हाथों में आवेदन लिए ये लोग टोंक के अलग अलग हिस्सों के पार्षद हैं। इस आवेदन के जरिए ये लोग कलेक्टर से चिकित्सा विभाग की शिकायत करने आए हैं। चिकित्सा विभाग की शिकायत करने आए इन पार्षदों का आरोप है कि चिकित्सा विभाग की लापरवाही से टोंक में मलेरिया और डेंगू पैर पसारता जा रहा है। इसके साथ ही इन लोगों का आरोप है कि डेंगू और मलेरिया का इलाज कराने के लिए जो पेशेंट टोंक के सादत अस्पताल आते हैं उन्हें इलाज के बदले रेफर लेटर पकड़ाकर जयपुर भेज दिया जाता है। इन पार्षदों की मांग है कि सादत अस्पताल में भी डेंगू और मलेरिया के इलाज की व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में टोंक में डेंगू से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। हम जो डेंगू का प्रकोप अभी टोंक में बढ़ता जा रहा है और खासा तौर पे पुरानी टोंक क्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा इसका प्रकोप बढ़ चुका है और अभी हाल ही के अंदर 7-8 से लेकर 10 तक मौतें हो चुकी हैं। और जो चिकित्सा प्रशासन का और जिला प्रशासन का जो रवैया है वो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए जयपुर रेफर कर देते हैं, तो ये कौन सा तरीका है? इसलिए उनका अंकुश होना चाहिए और जो डेंगू से पीड़ित लोग हैं वो परेशान हैं तो उनका थोड़ा सा समाधान करें, उनको थोड़ा सा रिलीफ पहुँचाए, हमारी यही मांग है। चलिए अब 20 मिनट 20 खबर में बात करते हैं दूसरे प्रदेश की खबरों की। अहमदाबाद में एक कपड़े के गोदाम में रखे बॉयलर में धमाके के बाद आग लग गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त गोदाम में 35 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि गोदाम के अंदर जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद वहां चारों तरफ धुआं छा गया। धमाके की आवाज सुनकर गोदाम के बाहर खड़े लोग इधर उधर भागते दिखे। हादसे की एक और तस्वीर सामने आई जिसमें धमाके से पहले कई लोग गोदाम के अंदर काम करते हुए दिखाई दिए। उसके चंद सेकंड बाद ही वो सभी लोग इसकी चपेट में आ गए। धमाका इतना जोरदार था कि गोदाम की छत ढह गई, जिसमें कई लोग दब गए। दमकल विभाग के कुछ लोग एक घायल आदमी को गोदाम से निकालकर अस्पताल पहुंचाते दिखे, जबकि वहां मौजूद कुछ महिलाएं जोर जोर से रोती हुई दिखाई दी। हालांकि थोड़ी ही देर बाद आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन हादसे में गिरी छत और कपड़ों के नीचे दबे लोगों को निकालना बचाव दल के लिए चुनौती बना रहा। काम कर रहे थे लोग, वो फंसे, कुछ जले भी है। हादसे के बाद चलाए जा रहे बचाव के काम में कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि घंटों तक बाकी बचे लोगों की तलाश जारी रही, क्योंकि हादसे के वक्त गोदाम में काम कर रहे कई लोगों को घंटों बाद भी उनका पता नहीं चल पाया। प्रधानमंत्री ने भी अहमदाबाद में हुए इस हादसे पर दुख जताया और ट्वीट कर हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों का ढांढस बंधाया। पीएम के ट्वीट के तुरंत बाद राज्य सरकार ने भी इस घटना की जांच बड़े अधिकारियों से कराने के आदेश दिए। साथ ही मारे गए लोगों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, हादसे में घायल हुए लोगों को देखने के लिए कई अधिकारी अस्पताल भी पहुंच गए। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग करने वाले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बिमल गुरुंग के टीएमसी को समर्थन देने के ऐलान पर घमासान छिड़ गया। इस मामले में टीएमसी की मुश्किल विरोधियों ने नहीं बल्कि उसके सहयोगियों ने ही बढ़ाई है, क्योंकि बिमल गुरुंग का विरोध करने वाला गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का विनय तमांग गुट इस बात से नाराज है।
और लगातार बिमल गुरुंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। इस बार इन लोगों ने बिमल गुरुंग के खिलाफ दार्जिलिंग की सड़कों पर पटाखे फोड़कर अपना गुस्सा दिखाया और उनके खिलाफ जमकर नारे लगाए। करीब 3 साल तक छुपकर रहने वाले बिमल गुरुंग ने जैसे ही टीएमसी का साथ देने का ऐलान किया, विनय तमांग गुट के लोग भड़क गए। वो बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे और रैली निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि गुरुंग की वापसी से दार्जिलिंग की शांति भंग हो जाएगी। तो उनका हिंसा फैलाने का सोच है, उसका विरोध है। लेकिन टीएमसी इस सारे विरोध से बेपरवाह दिखी। यही नहीं, उसने इस बात के भी संकेत दिए कि ममता बनर्जी उन पर दर्ज मामलों पर नर्म रुख दिखा सकती है। बिमल गुरुंग पर 100 से अधिक केस दर्ज हैं। केसेस अभी भी है, तो ये राज्य सरकार ने तय करेंगे कि वो केस के बारे में क्या होगा। माना जाता है कि दार्जिलिंग इलाके में गुरुंग का अच्छा खासा प्रभाव है। दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी गेट में झपटमारों के खुफिया ठिकाने का बड़ा पर्दाफाश किया। बताया गया कि वहां से गुजरने वाले लोगों का सामान छीनने के बाद स्नैचर पास में एक फ्लाईओवर के नीचे खाली छोड़ी जगह में रफू चक्कर हो जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे चूहा अपने बिल में छिप जाता है। झपटमारों के इस अड्डे पर जब हमारी टीम पहुंची तो देखा कि फ्लाईओवर के नीचे सर्विस एरिया में करीब 500 मीटर लंबी एक गुफा सी है। अंदर ऐसा घुप अंधेरा कि किसी की परछाई तक न बने और हर तरफ गंदगी और कूड़े का ढेर। जहां कोई झांकने भी न जाए वहां झपटमार पनाह लिए रहते थे। लेकिन 31 अक्टूबर को पुलिस ने उनके ठिकाने पर दबिश दे दी। 31 अक्टूबर को एक महिला इसी जगह से जा रही थी और आईएसबीटी में बस पकड़ना था उसे, लेकिन उसी दौरान एक स्नैचर ने उनके पर्स छीना, उन्हें यहाँ पर गिराया, उसके बाद इसी गुफा के अंदर भागा। इसके बाद पुलिस वारदात की जगह पर पहुंची। तभी पुलिस वालों की नजर फ्लाईओवर की इस खाली जगह पर पड़ी। उन्हें शक हुआ, वो इसके अंदर दाखिल हुए और झपटमार को वहां छिपा देखकर उनके होश उड़ गए। लड़के वहाँ इसका अंदर कैविटी इसके अंदर रहते हैं, तो वहां से आके कुछ एक छीना झपटी कर लेते हैं। पुलिस की सूझबूझ से महिला से छीना झपटी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया और महिला का पर्स और मोबाइल उसे वापस मिल गए। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने पराली को खाद में बदलने की तकनीक के सफल होने का दावा किया। 20 दिन पहले दिल्ली के नरेला इलाके में पराली को खाद में बदलने के लिए केमिकल का छिड़काव किया गया था और इस छिड़काव का क्या असर रहा, ये जानने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल खुद खेत पर पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय और पूसा इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक भी मौजूद रहे। पराली जो है वो पूरी तरीके से गल चुकी है और इस वक्त जो है उसके खेत पर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है ताकि दूसरी फसल के लिए पूरे खेत को तैयार कर सकें। वैज्ञानिकों के साथ किसान भी नतीजे से बेहद खुश दिखे। किसानों ने भी दावा किया कि पराली को खत्म करने वाले घोल का उन्हें फायदा मिला। पराली सारी जमीन में मिल गई है, गल गई है। अगली फसल में इसका बेनिफिट मिलेगा, इससे खाद कम डालना पड़ेगा। केजरीवाल ने दूसरे राज्यों से भी इस तकनीक को अपनाने की अपील की। तो अब समाधान है, कोई सरकार ये बहाना नहीं बना सकती कि हमारे पास समाधान नहीं है। पराली को खाद में बदलने के लिए जिस घोल का छिड़काव किया गया था उसे एक कैप्सूल से तैयार किया गया। दावा है कि एक कैप्सूल बनाने में महज 5 रुपए की लागत आई। हर साल पराली जलाने की वजह से काफी प्रदूषण होता है, जिसकी मार दिल्ली को भी झेलनी पड़ती है। मुंबई में एक रेस्टोरेंट मालिक ने एक अनोखी पहल की जिससे कई जरूरतमंदों को मुफ्त में खाना मिलना शुरू हो गया। बताया गया कि कोरोना संकट के बीच गरीबों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई थी, जिसे ध्यान में रखकर रेस्टोरेंट के सामने नेकी की टोकरी नाम की एक टोकरी रखी गई और लोगों से खाने पीने की चीजें उस टोकरी में रखने की अपील की गई ताकि भूखे लोग किसी से पूछे बिना टोकरी से खाने पीने का सामान लेकर अपना पेट भर सकें। जरूरतमंदों की मदद का ये तरीका चल पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में कई गरीब लोग उस टोकरी में रखी खाने की चीजें लेते हुए दिखाई दिए। महिलाएं हों या फिर बच्चे, सभी जरूरतमंद नेकी की टोकरी से फायदा उठाते नजर आए। कितने दिन हो गए कि आप यहाँ से खाना लेकर जा रहे हैं? अभी जब से बंद हो गया तब से। इस काम को शुरू करने वाले मोहम्मद जमील कुरैशी ने लोगों की जरूरत को देखते हुए दूसरे इलाकों में भी ऐसी ही नेकी की टोकरी को रखने का फैसला किया। ये नेकी की टोकरी हम यहाँ से और भी जगहों पे रखने वाले हैं। बताया गया कि पिछले कुछ दिनों से रेस्टोरेंट मालिक और आसपास के लोगों की मदद से चल रही इस नेकी की टोकरी से सैकड़ों भूखों को खाना मिल चुका है। कश्मीर के हुनर को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने बारामूला में एक टैलेंट हंट शो का आयोजन किया। इस टैलेंट हंट में कश्मीर के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां कोई जबरदस्त डांस करता दिखा तो किसी ने अपनी सुरीली आवाज में गाना गाकर सबको मदहोश कर दिया। कश्मीर गॉट टैलेंट के नाम से हुए इस कार्यक्रम में नौजवानों के साथ ही बच्चों ने भी अपना हुनर दिखाया।
सेना की इस पहल के लिए नौजवानों ने उनका शुक्रिया अदा किया और इस तरह के कार्यक्रमों को कश्मीर के नौजवानों के लिए जरूरी बताया। सीरियसली इनसे थैंकफुल हूँ कि इनने बच्चों को एक मौका दिया यहाँ पे अपना टैलेंट शो करने का। इस कार्यक्रम में अधिकारियों और जवानों के परिवारों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी पहुंचे, जो तालियां बजाकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते दिखे। और अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अजरबैजान से जारी जंग के बीच आर्मेनिया ने नागोर्नो कराबाख पर बमबारी का एक वीडियो जारी किया और इस हमले के पीछे अजरबैजान का हाथ होने का दावा किया। इस वीडियो को आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें नागोर्नो कराबाख के स्टेपनाकर्ट शहर पर आसमान से बम बरसते दिखाई दिए। रात के अंधेरे में हुए इन जोरदार धमाकों की गूंज से पूरा इलाका सहम उठा। जिन जगहों पर बम गिरे वहां से आग की लपटें उठती दिखाई दी। धमाका होते ही खतरे का सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट कर दिया गया। इस हमले की चपेट में अस्पताल समेत कई मकान और गाड़ियां भी आ गईं, जिसके बाद वहां तुरंत राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ ने एटा तूफान में वहां पर एटा तूफान ने भारी तबाही मचा दी। इस तूफान का असर निकारागुआ के कई इलाकों में पिछले 3 दिन से देखने को मिल रहा है, लेकिन अब इसका रौद्र रूप देखने को मिला। सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा इस तूफान ने समंदर किनारे के इलाकों में भारी तबाही मचाई। निकारागुआ के एक शहर पुएर्तो काबेसास में इतनी तेज हवाएं चली कि कई मकानों की छतें उखड़ गईं। सैकड़ों पेड़ भी तूफान से खुद को संभाल नहीं सके। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। हालांकि प्रशासन ने उन इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर भेज दिया था। यही वजह रही कि कोई भी आदमी इसकी चपेट में नहीं आया, लेकिन अमेरिकी महाद्वीप के सबसे गरीब देशों में शुमार निकारागुआ के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। अफ्रीकी देश युगांडा में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माने जा रहे विपक्ष के और एक नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नामांकन दाखिल कराकर लौट रहे नेता पर पुलिस ने आरोप लगाया कि वो बिना मंजूरी के राजधानी कैंपाला में एक रैली करने जा रहे थे और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि राजधानी कैंपाला में नामांकन कराकर लौट रहे विपक्ष के नेता बॉबी वाइन के काफिले को पहले पुलिस ने रोका और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पुलिस उन्हें उनकी गाड़ी से खींचकर बाहर निकालने लगी। इस दौरान उनके समर्थकों और पुलिस वालों के बीच जमकर भिड़ंत भी हुई। सामने आई एक तस्वीर में तो पुलिस वाले उन्हें और उनके समर्थकों को घसीटते हुए भी नजर आए। If you're taking orders from somebody, let them explain. You are continuing to expose yourself. इससे पहले भी पुलिस ने युगांडा के राजनीतिक दल फोरम फॉर डेमोक्रेटिक चेंज पार्टी के उम्मीदवार माने जा रहे एक नेता को इसी तरह गिरफ्तार किया था। श्रीलंका के कालुतरा में एक बचाव अभियान के बाद 100 से ज्यादा व्हेल की जान बचा ली गई। व्हेल का यह झुंड तैरते हुए किनारे की तरफ आ गया, लेकिन पानी कम गहरा होने की वजह से ये व्हेल रेत में ही फंस गईं। कालुतरा से सामने आए वीडियो में कई व्हेल समंदर तट पर फंसी दिखाई दी। रेत में फंसी कई व्हेल तो बुरी तरह छटपटाती नजर आई। हालांकि जानकारी मिलते ही बचाव दल के लोग वहां पहुंचे और इन व्हेल को दोबारा गहरे समंदर में भेजने की कोशिश शुरू की। इन भारी भरकम व्हेल को रस्सियों की मदद से गहराई की तरफ खींचा गया। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद भी किनारे फंसी कई व्हेल को नहीं बचाया जा सका। इन्हें बाद में खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से समंदर किनारे रेत में ही दफना दिया गया। और 20 मिनट 20 खबरें में फिलहाल इतना ही।